सो हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रणव एंड आई एम द फैकल्टी फॉर पेपर नंबर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन मैथ्स एलआर स्टेट्स। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन रिस्पॉन्स टू अ शॉर्ट्स। मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स डाला था जिसके अंदर मैंने बच्चों से पूछा था कि जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन के अपकमिंग एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले उनके दिमाग में क्या डाउट्स हैं। और मैं सरप्राइज था देख के कि कुछ ही देर में देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्स, हालांकि उसमें से बहुत सारे रिपीटेटिव भी थे। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो फर्स्ट 100 कमेंट्स हैं उनको लाइन बाय लाइन रीड करके उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये वीडियो सबके काम आएगा क्योंकि इनमें से बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में भी होंगे। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें घूम रही हैं एग्जाम को लेके, अभी भी 1 महीना बचा है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती, सही की जा सकती हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने खुद डाउट पूछा है तो ज़रूर आप अपना डाउट देख के यहाँ पर जो है देख सकते हैं। मैंने उस सीक्वेंस में रखा हुआ है इसको, जिस सीक्वेंस में आपने डाउट पूछा है। जिसने जितनी जल्दी वीडियो के पब्लिश होने के बाद डाउट पूछा था उसका उसका पहले लिया गया है, लाइक दैट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले राधा कृष्णा पूछते हैं कि ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्या पास होने के लिए इनफ होता है? एंड थैंक यू सो मच। तो देखिए राधे कृष्णा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले उसको कवर करना है। उसको कवर करने से हम एक बेसिक लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा ना कि हो सकता है एक व्यक्ति सिर्फ स्टडी मटेरियल करके पास भी हो जाए, एक व्यक्ति स्टडी मटेरियल अकेला करके भी पास ना हो। तो हमको कवरेज बढ़ाना है हमारा, लेकिन दिस इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको तो पहले कवर करना ही है। उसके बाद और चीज़ें पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? बट आई कैन नॉट गिव अ सिंगल आंसर टू दिस कि सर मैंने तो स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, मैं हो जाऊंगा क्या पास। अरे पढ़ लिया है तो तुमको बनना भी तो चाहिए। ठीक है, बट या अगर किसी के पास समय कम है तो वो सिर्फ स्टडी मटेरियल में फोकस करे। लेकिन किसी ने अगर टाइमली चालू किया और उसके पास सफिशिएंट टाइम है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसे मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी देख कर जाने चाहिए। पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एज इट इज उठ के आए स्टडी मटेरियल से, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, डिजिट्स बदल जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के टफ दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन मॉड्यूल से बहुत कुछ आता ही है। दूसरा सवाल हमारे पास आता है, सर हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? सबसे बड़ा डाउट ये है, स्कैनर से करें, एमटीपी से करें, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से करें, कहाँ से करें? आईसीआई के स्टडी मटेरियल का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन तो अच्छे से बनना ही चाहिए। उसके बाद आपको अपनी तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए मॉक टेस्ट पेपर और एग्जाम क्वेश्चंस करने चाहिए। अब क्योंकि एग्जाम क्वेश्चंस आपको आईसीआई की वेबसाइट पर नहीं मिलते क्योंकि पेपर रिलीज नहीं होता, तो उसके लिए आप जो है दूसरे ऑथर्स की बुक रेफर कर सकते हैं, जिसमें एक सबसे प्रोमिनेंट बुक है स्कैनर। तो बिल्कुल आप स्कैनर खरीद के अपने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी रखिए दिमाग में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके स्टडी मटेरियल अभी कंप्लीट नहीं है और आप दूसरी चीज़ें कर रहे हो। पहले ये कंप्लीट हो गया, हाँ, उसके बाद एमटीपी, हाँ, उसके बाद एग्जाम क्वेश्चंस। करेक्ट है। अक्षत अग्रवाल पूछ रहे हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अक्षत अग्रवाल, मैं आपसे बोलूँगा कि आप लास्ट 30 डेज का जो हमारा प्लान है, जो मैंने कल वीडियो लिया था, उसको जाके देख लीजिए। वहाँ पर मैंने ABC एनालिसिस करवाया है। कैटेगरी ए सबसे इंपॉर्टेंट, कैटेगरी बी सेकंड इंपॉर्टेंट और कैटेगरी सी थर्ड प्रायोरिटी में आती है। तो वहाँ पर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? मटेरियल और एमटीपी इनफ है क्या? रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गई ऑलरेडी बात। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से है? हो गई ऑलरेडी बात। स्टडी मटेरियल इनफ है क्या? हो गई है ऑलरेडी बात। सर मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया है और मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, तो चलेगा क्या? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी पूरी तरह छोड़ दिया है, एक काम करना, मैंने कल अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था कि 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में मैं प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेट रिलेशन फंक्शंस और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, ये 4 चैप्टर की इस तरीके से क्लास लेने वाला हूँ कि उसके ईजिएस्ट से ईजिएस्ट पार्ट आपको समझा दूंगा। तो जो लोग उन चैप्टर्स को पूरी तरह छोड़ के जा रहे हैं, कम से कम उस सीरीज के 3-4 वीडियो जरूर देख लें, तो आपको कंप्लीटली छोड़ने से तो ज़्यादा ही फायदा होगा। और मैं आपको वहाँ पर कोई होमवर्क नहीं दूंगा, ना ही सेल्फ करने के लिए कुछ दूंगा। उस सीरीज के अंदर आपको बस 4 घंटे अपने इन्वेस्ट करने हैं मेरे साथ, और उन 4 घंटों में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पेपर में उन 4 चैप्टर से बन जाएं, वो मैं चाहता हूँ। तो कंप्लीटली जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं के लिए डेडिकेटेड मैं वो स्पेशल सीरीज लेकर आने वाला हूँ। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में चलते हैं सर। हर्ष शर्मा पूछ रहे हैं, सर रेगुलर क्लास कर लिया है लेकिन एमटीपी आरटीपी बैच नहीं किया है, बहुत चैप्टर रिवीजन भी नहीं हुए हैं, व्हाट टू डू? अब मेरी बात ध्यान से सुनो हर्ष शर्मा, दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। क्योंकि आपने रेगुलर बैच कर लिया मतलब स्टडी मटेरियल और आपके कॉन्सेप्ट ये आपके हो चुके हैं, इसको रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। कल मैंने रिवीजन प्लान में आप लोगों को बोला था कि 20 नवंबर तक आप लोगों को एक रिवीजन कर लेना है, बट उसके साथ साथ आप एमटीपी आरटीपी बैच भी करते चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी मोस्ट प्रायोरिटी आपको बोलूँ तो वो है आपका रिवीजन। रिवीजन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, एमटीपी आरटीपी बैच नहीं हो पाएगा तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन रिवीजन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो प्रायोरिटी आपको बता रहा हूँ,
दोनों कर लोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रायोरिटी है कि रिवीजन जितना आपने कर लिया उसका हो जाना चाहिए। सर रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने का बहुत बढ़िया अप्रोच ये होता है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें, और उसके बाद अगर आपको कहीं पर आप फंस रहे हो, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप याद नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्लास में बहुत पहले पढ़ा था, तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखकर अपने समय को बचाएं, क्योंकि कई बार हम स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, तो उस समय पर आपको रिवीजन वीडियोस काम आते हैं। कई बच्चों को लगता है रिवीजन वीडियोस को देख लिया तो हो गया, जी नहीं। रिवीजन वीडियोस आपकी तैयारी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सब्सटीट्यूट नहीं करते। आप रिवीजन वीडियो देख के ये नहीं बोल सकते कि आपका रिवीजन सेल्फ वाला हो गया। सेल्फ की अपनी अलग वैल्यू है। सर आई एम अ रिपीटर, लास्ट टाइम आई अटेम्प्टेड 38 and I got 36 marks in paper 3. My problem is that I am good at practical subjects but in paper 3 I am unable to gain confidence. अब मेरी बात ओम कुमार ध्यान से सुनिएगा। सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 मैथ एलआर स्टेट्स में आधी परेशानी डर की वजह से। सबसे पहले आपको डर निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। 100 नंबर के पेपर में कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं जिनको देखकर आपको ये लगे कि आपकी कोई तैयारी हुई नहीं है, बट वास्तविकता ऐसी है नहीं। जब आप अपना पेपर सॉल्व करते हो, जैसे कि मैंने कल बताया था, 3 स्टेज में पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले जो बन रहे हैं और जो जल्दी बन रहे हैं उनको, दूसरे लेवल में जो बन रहे हैं और जिनमें भले समय लग रहा हो, दूसरा वो, और तीसरे नंबर में आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने जो आप पहली बार देख रहे हो या फिर होंगे आपके सिलेबस से लेकिन आपने वो टॉपिक छोड़ दिया या फिर नहीं बन रहा है आपसे, इन एनी वे आपको नहीं बन रहा है, उसको आखिरी में ट्राई करना है। लेकिन क्या होता है, अगर वो क्वेश्चन हम पहले एनकाउंटर कर जाते हैं ना, तो बनने वाले भी छोड़ देते हैं। तो रियलिटी बताऊं अगर आपको, तो 40 नंबर 50 नंबर लाना मैथ्स के अंदर इज वेरी इजी। टफ है 80 को क्रॉस करना, 80 को क्रॉस करना टफ है, लेकिन 50 नंबर तक पहुंचना आसान है। लेकिन वो 80 से 100 के बीच में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको देख के लोग अपना बेसिक चीज भी बर्बाद कर देते हैं, जो उनको बन रहा होता है वो भी बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी तो अगली बार आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा समय दीजिए, अपना वीक एरिया फाइंड आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो ज़्यादा नंबर का आता है, फॉर एग्जांपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसी में आपको प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से करिए। तो आपको अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करना होगा। हर बार अगर आप यही सोच के जाओगे कि मुझे ये पेपर नहीं बनता, तो फिर से इस बार भी वो क्लियर नहीं होगा। तो कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने पढ़ने के तरीके में या अपनी स्ट्रैटेजी में। फिर सर जय किशन जी बोल रहे हैं कि थोड़ा डर लग रहा है, मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, तो मुझे गाइड करिए फॉर योर एफर्ट्स। तो भाई देखो, डर लगना इज़ नॉर्मल, लेकिन डर जब लग रहा होता है ना, तो हमसे पढ़ाई ज़्यादा भी होती है। तो डर का एक सीमा रखो, कंट्रोल में रखो, लेकिन उसको आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर लग रहा है मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मतलब मुझे डाउट है कि हाँ भाई हो सकता है मैं अच्छे से ना दे पाऊँ, तो और पढ़ो और प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम चीज़ें करो। और जहाँ तक टेक्निकलिटीज़ की बात है तो वो हम स्ट्रेटजी वीडियोज़ में, मास्टर प्लान में आपको बताते हैं कि ये चैप्टर्स हैं, ये कैटेगरी ए के चैप्टर्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? स्टडी मटेरियल इनफ है, वेरी रेगुलर क्वेश्चन, स्टार्टिंग में इसका आंसर दे दिया हूँ। टेस्ट कंडक्ट करवा दो। टेस्ट कंडक्ट को लेके मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अनअकैडमी के अंदर कोई भी क्लासेस लेते हो तो आपको वहाँ पर क्विज भी मिलती है हमारे सब्जेक्ट के अंदर, और उसके बाद एक यूए लाइट करके फीचर है। यूए लाइट के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज़ भी करवाई जाती है, तो अभी भी वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर 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 से आप लोग अटेम्प्ट करें। आशुतोष मलिक बोल रहे हैं एमटीपी करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? एमटीपी के दो पर्पस हैं। एक तो एमटीपी में आपको कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसको कि मैं एमटीपी बैच में करवा रहा हूँ प्लस के अंदर। और दूसरा एमटीपी का पर्पस है कि कम से कम 2 पेपर आपको 2 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करनी चाहिए, दोपहर को 2 से 4, मतलब एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बना के करना चाहिए। अगर आपके शहर में आईसीआई का ऑफिस है और वहाँ एमटीपी कंडक्ट होता है तो आप वहाँ पर जाके एमटीपी देकर आइए फिजिकली। 28 नवंबर से आई थिंक चालू हो रहा है शेड्यूल देखना, सीरीज 2 का शेड्यूल भी आउट कर दिया आईसीआई ने। लॉ चैप्टर 1 में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लॉ के बारे में चैप्टर वाइज तो मैं कोई गाइड आपको कर नहीं पाऊंगा, बस यही गाइड कर सकता हूं कि जितना ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट्स को अपने हाथों से समरी नोट्स बना के लिखेंगे, जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। बैड बनी पूछ रहे हैं सर सेम क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दूँ या कर लूँ अभी? इसका आंसर मैंने मास्टर प्लान में दे दिया है। अगर आपके पास समय है तो करिए, लेकिन उससे भी प्रायोरिटी वाली अगर कोई चीज़ है तो उसे पहले कीजिए। और अगर आप इसे छोड़ के जा रहे थे तो छोड़ने की बजाय वो 4 घंटे इन्वेस्ट कर देना, जो मैं 20 नवंबर के बाद एक सीरीज लूंगा, उसमें आप प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सैचुरेशन फंक्शन और पीएनसी कर लेना। कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं? कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। जो कैटेगरी सी के चैप्टर हैं उनको आप पार्शियल फॉर्म में कर सकते हो, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। छोड़ना इज अ बेवकूफ़ी। सर 70% कवर कर दिया सिलेबस, स्टिल फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। देखो भाई,
अंडर कॉन्फिडेंट कब होते हैं हम लोग? जब हमने चीज़ों को सॉल्व करते नहीं बन रहा है। क्या आपने ट्राई किया है? क्या आपने प्रैक्टिस करी है? क्या आप क्विज दे रहे हो? क्विज दोगे तो आपको गलतियां पता चलेंगी, गलतियां पता चलेगी तो अगली बार वो गलती नहीं करोगे। तो ये जो समय है ना, गलतियां करने का है, उससे सीखने का है, ताकि पेपर में वो गलती ना करो। सिर्फ बार बार ये सोचते रहना अंडर कॉन्फिडेंट से कुछ नहीं होगा। तो भाई मेहनत करते जाओ, काम करते जाओ, डरो मत। तो रुकना नहीं है, डरना नहीं है। ये दो ही चीज़ आपको जो है प्रिवेंट करती है सक्सेस से, कि या तो आप डर जाते हो, या तो फिर आप जो आपको करना चाहिए, जो आपको पता है, जो आपके हाथ में, वो भी आप नहीं कर रहे हो। देखो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका एफर्ट आपके हाथ में, तो वो तो आपको करना चाहिए। पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? अगर आपका स्टडी मटेरियल पूरा हो गया है, अगर आप उसके बाद और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो पीवाईक्यू बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, वो अभी 5-6 चैप्टर्स ही किया है और सीधे पीवाईक्यू में चला गया, बोल रहा है बाकी चैप्टर छोड़ देता हूँ, इन चैप्टर्स के पीवाईक्यू कर लेता हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई कम से कम सिलेबस का कवरेज पहले 80% कर ले, उसके बाद एक्स्ट्रा वाली चीज़ों में जाना, उसके बाद अपने नंबर को और बढ़ाने की कोशिश करना। ओएमआर शीट को पेंसिल से फिलअप करना चाहिए। राहुल एक सबसे बढ़िया गाइडेंस देता हूँ। ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है ना, ये सोच के घर से मत जाओ। दो ही में से कोई एक चीज़ होती है, या तो पेन होता है या पेंसिल होती है। एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और पेंसिल, ये रख लेना। जब तुमको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें लिखा होगा इंस्ट्रक्शन। मैंने तुमको बता दिया पेन और वहां पर हो गया पेंसिल, मैंने तुमको बता दिया और पेंसिल, और इस बार उन्होंने बोल दिया पेन, तो क्या करोगे? घर से कोई चीज सोच के मत जाओ कि ऐसा ही करना है। वहां इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको पढ़ो और अप्लाई करो, सीधी बात। सर हमसे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, सर डरा हुआ हूँ, प्लीज़ हेल्प करो, समय बहुत लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और वो भी हिंदी मीडियम का, क्या सर मेरे जैसा स्टूडेंट कभी सीए बन पाएगा? मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। मेरे ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे ग्रुप में कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो हिंदी मीडियम से सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट करके फाइनल में इंग्लिश ऑप्ट करके सीए बने हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं, करियर में बहुत अच्छे लेवल पर सेट हैं, और उन्होंने अपनी फैमिली की पूरी स्थिति चेंज करी है। तो ये सोचना कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ कर पाऊंगा, तो फिर गलत है। अगर आप आए हो तो अब अपने पास्ट को भूल जाओ और ये सोचो कि मेहनत कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं। ये सोचना कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, तो फिर तो आप अपने जीवन भर अपने आप को एक्सक्यूज देते रहोगे। कभी भी आप फेलियर देखोगे ना, तो उससे ओवरकम नहीं करोगे, आप अपने आप को एक्सक्यूज दोगे, मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, तो फिर क्यों कर रहे हो सीए? अगर यही मन में है तो पहले मन से वो चीज़ निकाल दो, उसके बाद ही सीए करो। जानवी बोल रही सर एक बार सारे चैप्टर्स लगा चुकी हूँ, सिर्फ एक छोड़ के, आपको पता ही होगा कौन सा चैप्टर, अब आगे कैसे करूँ, सारे फॉर्मूले और थ्योरी लर्न हो जाए। कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, पूरी थ्योरी, पूरे फॉर्मूलेज, सब कुछ कवर हो जाएगा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के अंदर, जिसमें थ्योरी है ज़रूरी, फॉर्मूला मैराथन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। सिलेबस तो हो गया बट प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से डर लगता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से डर लगता है, मत उठाओ उसको अभी, जब मैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा समराइज वे में, उतना कर लेना, छोड़ने से अच्छा। 1 मंथ आर लेफ्ट, प्लीज हेल्प मी, फीलिंग आई लाइक टू क्राई, कुछ भी नहीं हुआ है पढ़ने का। देखो ऐसा आपका मन का एक वहम होता है कि आपने कुछ नहीं किया है, आप सिर्फ डर रहे होते हो। अगर आपका एग्जाम है और अगर आप सीरियस हो तो आपने पढ़ा होता है और वो बनता भी है, लेकिन उसकी साइकिल चालू रखनी है आपको, रुकना, पीछे नहीं देखना आपको। आपने कोई चीज़ कर ली है, आप ये मत सोचो कि आपको याद आएगा नहीं आएगा, आपको बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार फिर से उसको रिवाइज करो ना, धीरे धीरे आपका माइंड उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेगा ना, उसकी हैबिट हो जाएगी और उसको सब बनने लगेगा। ठीक है। धनराज जी बोल रहे हैं सर मैं मैथ्स में अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, बस 40 के मार्क्स ऊपर आ जाएं। इतना कम टारगेट रखने का मतलब ही नहीं। अभी एक बच्चा जो रिपीटर था, मैंने क्या बताया था उसको, पूरे सिलेबस में 80 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने योग्य होते हैं, 20 नंबर के टफ होते हैं। उन 80 में से आप 50 तो कर ही सकते हो ना यार, अगर आपने सिलेबस पढ़ा एक बार, तो अंडर कॉन्फिडेंट होने का सवाल ही नहीं है। आई हैव कंप्लीटेड माई मैथ सिलेबस ऑन 10th October एंड आई एम गिविंग 6 टेस्ट एंड आई हैव स्कोर्ड 42, 46, 52, 48, 57, 44। प्लीज टॉक मी अबाउट हाउ आई इंप्रूव माई स्कोर। सिर्फ हर बार टेस्ट देने से मतलब नहीं और इसका स्कोर निकालने से मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे पहली बार 42, 46 आए हैं तो 54 नंबर कहाँ कट गए? चलो 54 में से कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुमको बिल्कुल नहीं बन सकते थे, वैसे भी टफ आए थे, पर बाकी बचे जो तुमको बन सकते थे, वो क्यों नहीं बने, उस पर वर्क करो। समझ रहे हो? टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस टेस्ट से सीखना। आज कोई व्यक्ति 10 टेस्ट दे रहा है और कोई भी टेस्ट को रिव्यू नहीं कर रहा है कि उसकी गलती का है, तो मतलब नहीं है। इससे बेटर तुम 5 टेस्ट दो और पांचों को अच्छे से इवेल्युएट करो कि तुम्हारा वहां पर गलती क्या है, तुम उसमें कौन सी चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया, इसके बारे में और बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी बता दिया है। टेस्ट सीरीज के बारे में यही बात करूंगा, अनअकैडमी का यूए लाइट का सब्सक्रिप्शन या फिर अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यूए लाइट इंक्लूड है, उसमें जाके आप जो है टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट। और रही बात जो हमने एक एक टॉपिक करवाया है प्लस के अंदर, उसकी प्लस क्विज भी डली हुई है, और जो हम यूट्यूब में भी करवाते हैं तो वहाँ पर भी उसके क्विज के सेशन लेते हैं, वहाँ से आप अपने टेस्ट दे सकते हैं। एमटीपी कब से सॉल्व करूँ?
फिर से वही वाली बात, एमटीपी में एक तो पेपर होता है और दूसरा होता है क्वेश्चंस। स्पेशल प्रॉब्लम आप बैच से सॉल्व कर लो, लेकिन 20 से 30 नवंबर के बीच में कम से कम 2 पेपर पूरे के पूरे 100 मार्क्स के बैठ के आपको सॉल्व करना है। स्टैटिस्टिक्स के सेट सी क्वेश्चंस हो सकते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, या ए बी कर लूँ क्या? बिल्कुल ए बी कर लो, सेट सी की टेंशन मत लो। सेट सी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के लिए हैं। सेट सी वाले क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत रेयर हैं। 5 नंबर लायक क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स स्टेट्स एलआर का सिलेबस हो गया है, अब प्रैक्टिस करनी किससे करूँ? सबसे पहले तो जो चीज़ आपको बनती उसी की प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं एक बार सिलेबस हो गया तो नई चीज़ उठाना है। स्टडी मटेरियल को ही प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आप आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू भी उठाओ। इसमें आरटीपी तो होता नहीं, तो बचा एमटीपी पीवाईक्यू। आपके एबीसी कैटेगरी वाइज में से राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वो इनफ है? राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ एबीसी कैटेगरी वाइज से, बिल्कुल सही है। एबीसी कैटेगरी वाइज मतलब आपने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया कि पहले कैटेगरी ए का करूंगा, बी का करूंगा, बहुत बढ़िया। ए और बी को सॉलिड कर लो, समय बचता है तो सी को भी सॉलिड करो, नहीं हो पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए और बी के दम पे तुम आराम से पास हो सकते हो। अब तक कुछ प्रैक्टिस नहीं हुई है, कैसे करूँ? कैसे नहीं करूँ है, करना है। प्रैक्टिस करने के लिए कैसे वैसे क्या होता है? जो तुमने पढ़ा है उसको फिर से सॉल्व करो। जो तुम्हारे टेस्ट होंगे या टेस्ट सीरीज अगर तुम दे सकते हो तो उसको दो। मॉक टेस्ट पेपर को टाइमर लगाकर स्विच ऑफ कर फोन टेस्ट दो, उसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। कैसे करूं क्या होता है? कोई चीज़, कुछ चीज़ें बहुत जीवन में नॉर्मल होती है, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो ना जीवन में। सर कैलकुलस करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर जरूरी होता तो मैं नहीं करवाता क्या क्लास में? मैंने नहीं करवाया। सर इस टाइम माइंड में बिखरा पड़ा है, प्लीज़ एक माइंड मैप बनवा देना। माइंड बिखरा पड़ा है, तुम्हारे माइंड में क्या क्या चल रहा है उसका मैप मैं कैसे बना सकता हूँ? तुम खुद मैप बनाओ ना उसका। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं वालों के लिए भी कल गाइड किया था, जो कैटेगरी सी मैंने बनाई थी कि आपको कैटेगरी ए कम से कम कर लेना है, और अगर कैटेगरी ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी कर लेना है, सी अभी नहीं टच करना है। अगर आपने सी बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो 4 चैप्टर को अभी आप टच मत करो, लेकिन बी कैटेगरी तक के 20 नवंबर तक चैप्टर खत्म कर लो और लेट मत करना। कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करूं? रेफर एबीसी एनालिसिस जो मैंने कल करवाया था। सर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन के पास स्पेस होती है वहाँ सॉल्व करके इरेज करें तो गलत होगा? गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अपने एग्जामिनर से पूछ लेना है कि मैं यहाँ पर पेंसिल से कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड करता है। 7 डेज प्लेज इज इनफ फॉर सीए फाउंडेशन रिवीजन, बिल्कुल गलत बात है भाई। सीए एस्पिरेंट अगर तुमने वीडियो देखा होगा तो तुम ये सवाल पूछते ही नहीं। मैंने कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज जो 7 डेज प्लेज लाया है वो सिलेबस को रिवाइज करने के लिए नहीं लाया है। रिवीजन तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ बहुत सारे चैप्टर्स के। रिवीजन आपको सेल्फ करना और वहाँ से हेल्प लेनी है। 7 डेज प्लेज के अंदर मैं फॉर्मूलाज, थ्योरीज और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करवाऊंगा। इससे कोई सिलेबस थोड़ी रिवाइज हो जाएगा, ये तो आपकी प्रिपरेशन में एडेड एडवांटेज है। इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ योर सेल्फ स्टडी और द रिविजन्स। मैथ्स पेपर के लिए एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ कहाँ से करें? सिर्फ मॉड्यूल इनफ है, ऑलरेडी आंसर्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस मैथ बट स्टैट्स एंड लॉजिकल आई हैव डिड एक्सेप्ट थ्योरेटिकल आई डिड फर्स्ट चैप्टर इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऐसे नॉट इंटरेस्टेड बोल के आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो, प्रपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज, इक्वेशंस, इतना आपको करके जाना है। आप पीएनसी नहीं कर रहे, सेट नहीं कर रहे, चलेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। पूरा मैथ्स छोड़ दोगे तो बहुत रिस्क है, गड़बड़ हो जाएगी। मेनका बोल रही है सर टेस्ट नहीं दिया, कोई भी डायरेक्ट एग्जाम देने से सही रहेगा, चेक कैसे करूँ कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो रिटेन है भी या नहीं? मॉक टेस्ट पेपर घर में खुद दो तो अपने आप चेक हो जाएगा। मुस्कान बोल रही है पीएनसी प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल नहीं हुआ, छोड़ दूंगा तो प्रॉब्लम होगी, वही वाली बात है। 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो स्पेशल सीरीज होगी उस स्पेशल सीरीज में आप आइए और उन चैप्टर्स को मेरे साथ रिवाइज कीजिए। रिवाइज भी नहीं बोलूँगा, वो डेडिकेटेड उन्हीं के लिए है जो उस चैप्टर को छोड़ रहे हैं। सर सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन कैसे करें? सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आप जिसमें वीक हो उसमें नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दो, जिसमें स्ट्रॉन्ग है नंबर ऑफ आवर्स कम कर दो, और एक प्रॉपर प्लान के साथ चलो। सारे सब्जेक्ट्स में आप एबीसी एनालिसिस करो कि किस में क्या प्रायोरिटी है, और सबका ए और बी कैटेगरी पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ और प्रैक्टिस भी नहीं हुई, बहुत लो फील हो रहा है। मास्टर प्लान नहीं देखा तो देख लेना, ताकि आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आप पोर्शन कैसे कंप्लीट करना है, कितना कंप्लीट करना है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि सब कुछ कंप्लीट करना है। अब दोनों का बैलेंस रखना है कि इतना पोर्शन कंप्लीट किया और अब रिवीजन चालू कर देना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है। अतुल बिहारी बोल रहे हैं अभी से स्टार्ट से कैसे करें? ये कोई समय नहीं है अभी से स्टार्ट करने वाला। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ाई शुरू करने वाले हो तो वेरी बैड टाइम। सर स्टडी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? स्टडी की टाइमिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको नाइट को जमता है, आपको लगता है नाइट में आपके यहाँ शांति रहती है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, नाइट में करो। अगर आप मॉर्निंग उठ सकते हो तो वो और अच्छी बात है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन होता है। ध्रुवी रेशमिया बोल रहे हैं एलआर के क्वेश्चन जून 22 में बहुत टफ थे, जो बुक्स में दिए थे नहीं होते, बुक्स में ईजी देते हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। मतलब कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, आप एक और दो क्वेश्चन देख के ओपिनियन नहीं बना सकते कि बुक के क्वेश्चन आते ही नहीं है।
ठीक है, मैं तो बोला ही ना पहले कि 100 में से 20 क्वेश्चन आपके चुनिंदा ऐसे टफ बनाए जाते हैं ताकि आपको पहले ही लगने लगे अरे बाप रे स्टडी मटेरियल से पूरा बाहर से आया पेपर, पर ऐसा होता नहीं है। आई एम योर प्लस स्टूडेंट, आई कांट कंप्लीट मैथ सिलेबस, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कल मैंने जो बताया है जितना बेस्ट कर सकते हो 20 नवंबर तक कैटेगरी बी तक का कर लो, बिल्कुल कुछ नहीं किया है तो कैटेगरी ए के चैप्टर्स कर लो, लेकिन छोड़ो कुछ भी मत और अटेम्प्ट को एकदम पॉजिटिवली दो, ये सोच के मत दो कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखो 40 नंबर लाना इज नॉट अ वेरी बिग डील, पर तुम लोग क्या पूरे सिलेबस को ऐसे देखने लगते हो कि 100 नंबर का करूंगा तभी 40 लाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत कंफ्यूजन हो रही है कैसे प्रिपरेशन करूं, सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया बट स्टेट्स में डर लग रहा है। थ्योरी रिवीजन करोगे स्टेट्स का डर चला जाएगा। एमटीपी भी स्टार्ट नहीं किया और टेस्ट भी नहीं दिए कोई, जिससे पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो मॉक टेस्ट पेपर दो, यूए लाइट का टेस्ट दो, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? जब आपको पता है कोई चीज़ की आपको करनी बाकी है तो वो करना चाहिए, सिर्फ सोचने से डरने से कोई मतलब नहीं है। मैथ्स में इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नहीं किया और जब टेस्ट सीरीज बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व नहीं होते कोई कोई क्वेश्चन, दैट इज ओके। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ दो, कंप्लीटली ओके। पेपर में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, कितने तुमसे नहीं बन रहे वो देखो। अगर वो रेशियो बहुत बड़ा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब आपको बनने वाले भी नहीं बन रहे, बट फ्यू क्वेश्चंस आर देयर तो उनका लोड मत लो। मेरे 3 सब्जेक्ट हो गए ओनली मैथ्स में, ओनली मैथ्स बचा है। कैन आई पास? बिल्कुल हो सकते हो, अभी भी 1 महीना है बचे हैं। मतलब क्या, अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुमने कभी एक भी क्लास भी नहीं देखी है तो फिर मुश्किल है, लेकिन हाँ रिवाइज करना बाकी है या फिर थोड़ा बहुत लेक्चर्स बाकी है तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बाकी 3 खत्म हो गए तो टाइम भी ज़्यादा है ना तुम्हारे पास। क्या मिस मैथ स्टेट्स एलआर के लिए स्टडी मटेरियल इनफ है? ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे क्या? नहीं बेटा, अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करोगे तो इंग्लिश में आएंगे, हिंदी ऑप्ट करोगे तो हिंदी में आप ऑप्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश मीडियम की और आपको हिंदी में भी लिखा आएगा, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। एलआर में सब हो गया है, मैथ चैप्टर 5, 6, 7 नहीं हो पाया, स्टेट के सिर्फ चैप्टर 13 कंप्लीट हो पाया है। प्लीज सजेस्ट अब कौन से सीक्वेंस में करूं? एबीसी एनालिसिस इसीलिए लिया था कल, अपने आप आपका इस सवाल का उत्तर वहाँ एबीसी एनालिसिस में मिल जाएगा कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है। आई हैव सेकेंड अटेम्प्ट बट आई एम डू नॉट एबल टू डू मैथ्स। भाई ये बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको करना तो पड़ेगा। अगर आप सीए शिद्दत से आप कोशिश कर रहे हो कि आपको पास होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ बोल देने से आप साइड नहीं हट सकते, अदरवाइज आपका डिटर्मिनेशन कम है। एंग्जाइटी होने लगती है जब कोई एमसीक्यू का आंसर सही नहीं आए तो एडिशनल क्वेश्चन करूँ या मॉड्यूल करूँ। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के बारे में भी कल बता दिया था। अगर आपका स्टडी मटेरियल मेन एक्सरसाइज पूरी हो गई है, आरटीपी पूरा हो गया है, पीवाईक्यू पूरा हो गया, उसके बाद भी खाली समय बच रहा है तो एक्यू भी करो। और कोई भी एमटीपी देते हो या कोई भी टेस्ट देते हो या कोई भी ओवरऑल पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, दैट इज नॉर्मल। सारे नहीं बन रहे दैट इज एबनॉर्मल, लेकिन कुछ नहीं बन रहे हैं तो उसको लेके एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में भी आपको मेंटली रेडी होके जाना है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज को अटेंड करो। थर्ड अटेम्प्ट है तो भाई आपको वीक एरियाज पर वर्क करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पहले 2 अटेम्प्ट में आप कहाँ गलतियां कर रहे थे, कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे करना है, वो मैंने एबीसी एनालिसिस में कल बता दिया है ऑलरेडी। सर मोस्ट वेटेज मार्क्स बता दिया हूँ बेटा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने चैप्टर 1 to 4 कर लिया, एलआर भी हो गया, कोरिलेशन भी हो गया, सेट भी हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी कर लो, इतना काफ़ी रहेगा। काफ़ी वाली बात नहीं है, ए और बी हो गया कि नहीं वो तुम चेक कर लेना, समय बचे तो सी करना, सी नहीं होता है तो चलेगा। ए और बी कर लोगे तो इट विल बी लाइक रीजनेबल कि हाँ भाई पास हो सकते हैं अगर अच्छे से दे के आए पेपर। तो ऐसा नहीं कि सर मैंने तो ए और बी कर लिया था, आपने बोला था उतने में हो जाएंगे, मैं तो नहीं पास हुआ। अरे तो वहाँ जाके टिक भी तो सही करना है, बनना भी तो चाहिए। सिर्फ क्लासेस करते गए हैं, पढ़ाई नहीं हुई है, फिर पढ़ना स्टार्ट किया तो टाइम कम पड़ रहा है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है पूरा ब्लैंक हो गया हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से दक्ष भाई, रिवीजन करने जा रहे हो, अगर तुमको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तुम उसका रिवीजन वीडियो उठाओ, उससे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर करने बैठो। रिवीजन वीडियो को लगे तो 2x में देखो। तो रिवीजन वीडियोस तुम्हारी तैयारी को बूस्ट और समय तुम्हारा बचाने के लिए रखे हुए हैं, फिर तुम सेल्फ करोगे हो जाएगा। उसको क्लास मत मानो, उसको अपना सपोर्टिंग टूल मानो बस। इट्स थर्ड अटेम्प्ट एंड सिर्फ मैथ्स में ही लैक हो रहा है, प्रैक्टिस की इंप्रूवमेंट है बट स्टिल नीड थोड़ा गाइडेंस। तो आई मास्टर प्लान ज़रूर देखिए कल का, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट क्या कम इंपॉर्टेंट, कहाँ आपको अपना समय यूटिलाइज करना चाहिए अभी के समय में। एक मंथ में सारा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो पाएगा तो कितना पढ़ना पड़ेगा? इसका कोई नंबर कैसे दे सकता हूँ मैं आपको यार, कैसे सवाल पूछ रहे हो? एक दिन में पूरा स्टेट्स पार्ट का रिवीजन करवा दो, 0 to एंड, कुछ भी ना छूटे, आराम से वो मैराथन में करवाएंगे। मैंने सुना कि एग्जाम में मैथ्स के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल सही सुना है आपने। स्टडी मटेरियल के एज इट इज क्वेश्चन उठा के देना अगर होता तो फिर ये सीए एग्जाम कहलाता भी नहीं। बट हाँ, 100 में से 70 से 80 नंबर के क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, नंबर बदल जाते हैं या लैंग्वेज बदल जाती है, बन सकते हैं।
20 से 30 क्वेश्चन नई वैरायटी के होते हैं। आपको पहले उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको बनता है, और जो नई वैरायटी के होते हैं वो भी आपसे बन सकते हैं अगर आप कामली उसको सोचेंगे तो। ठीक है। हाजी बोल रहे हैं सर रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जितना मैक्सिमम समय आप निकाल सकते हो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, कम से कम वेस्ट करो। ऐसा मत सोचो कितने घंटे पढ़ना है, कितना समय वेस्ट नहीं करना है, इस पर ध्यान दो कि भाई जो बेसिक चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ की वो तो तुमको करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज़ तुम अवॉइड कर सकते हो जहां तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो? इंस्टा कितने घंटे चला रहे हो? 1 घंटे, 10 मिनट में ले आओ। दोस्तों के साथ कितना घूमने जा रहे हो? 2 घंटे, 15 मिनट में चले जाओ। 5 मिनट में घूम के आ जाओ, या मत जाओ जितना पेपर पास आ रहा है। पेपर देख कर जाती हूँ फिर भूलने लगती हूँ, क्या करूँ? पेपर देख के डर जाती हूँ, भूलने लगती हूँ, क्या करूँ? वही वाला सिंपल फंडा है। क्वेश्चन पढ़ा, पहले से माइंड में रखो ना कि मेरे को नहीं बनेंगे क्वेश्चन। पहले से माइंड में रखो कि कुछ क्वेश्चन आपको डराने के लिए डाले गए। आप देख के डर जाते हो कि पूरा पेपर नहीं बन रहा है, गलत ना। क्वेश्चन पढ़ा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। स्पीड में बन रहा है कि स्लो बन रहा है? स्पीड में बन रहा है, अभी करो। स्लो बन रहा है, बाद में करूंगा। नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। अरे 100 क्वेश्चन है भाई, 100 क्वेश्चन। समय की कमी पड़ती है, क्वेश्चन की कमी थोड़ी पड़ती है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड सिलेबस, 4-5 चैप्टर रिमेनिंग, इज देयर पॉसिबिलिटी दैट आई कैन क्लियर? अगर कैटेगरी ए और बी को शिद्दत से कर लोगे तो पॉसिबिलिटी है। एलआर को एग्जाम में कैसे हैंडल करें? एलआर के क्वेश्चंस अगर तुमको देख के लग रहा है कि तुरंत होंगे तो ही करना, वरना उसको सेकंड स्टेज में करना। फर्स्ट स्टेज में करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे और नहीं बनाना तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में आइए। आई हैव रिपीटर, आई हैव गॉट 27 मार्क्स, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व फास्टली, that why I fear from, because when I sum I don't get solved to me, then I get stressed and not able to focus easy MCQs। इसीलिए तो बोलता हूँ कि पहले इजी वालों को फोकस करो। जब इजी वाले हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट होगे, तो तुम्हारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं या थोड़े मॉडरेट या टफ क्वेश्चंस हैं उनके कैलकुलेशन भी गलत नहीं होंगे, वो भी तुमसे बनने लगेंगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आनंद बोल रहे क्वेश्चन के आंसर सही नहीं निकल पाते तो डर लगता है। कोई बात नहीं, फिर से वही बोल रहा हूँ, पेपर में जाओ माइंडसेट के साथ जाओ कि 20 से 30 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बहुत डर लग रहा है, सिलेबस कंप्लीट करा नहीं है, बस मैं चाहती हूँ चैप्टर कम ही है। ट्राई करती हूँ उनको अच्छे से करने का, वो भी कम हो पा रहा है, ट्राई करूँ। मैंने बता दिया है ना कौन से चैप्टर के सीक्वेंस में करने, जितना बेस्ट हो सके उतना करो। सारी चीज़ का टेंशन ही मत लो, अपना टारगेट ही कम कर लो कि मेरे को ए और बी ही करने, बस सी करना ही नहीं। तो अपने आप 4 चैप्टर कम हो जाएंगे, तो अपने आप थोड़ा सा जो है नॉर्मल फील होगा। सर कर रही हूँ मैथ्स बट कॉन्फिडेंस नहीं, और रिपीटर हूँ तो डर लगता है इस बार मैथ्स में। सबसे पहले जो भी लोग रिपीटर हैं भाई, पुरानी बात को छोड़ दो, क्योंकि पुरानी बात को अगर हम लोड लेके उस बर्डन को लेके चलते हैं तो अगली बार भी परफॉर्मेंस में इफेक्ट आता है। देखो यार, बर्डन और बढ़ेगा, बर्डन को रखोगे तो और बढ़ेगा। ट्राई टू काम योर माइंड, ट्राई टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। ये सोचना बंद करो कि लोग क्या सोचेंगे, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, अपने पेरेंट्स से मतलब होना, दैट्स इट। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, टाइम बहुत लग रहा है। ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो, नई वेराइटीज़ मत उठाओ अगर टाइम लग रहा है तो। जो वेराइटीज़ बनती है उसी को प्रैक्टिस करके टाइम उसमें कम करने की कोशिश करो। स्टडी मटेरियल वाली बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। डर भी नहीं लग रहा, कॉन्फिडेंस भी है, बस कुछ अलग सा डर है थोड़ा सा, चलेगा, दैट्स नॉर्मल यार। पेपर का स्ट्रेस, नर्वसनेस हमको भी होती है, तुमको भी होती है, नॉर्मल इंसान है हम लोग। सर मैं चैप्टर कौन से हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करूँ? बता चुका हूँ, सब लोग बार बार वही क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आप एमटीपी सॉल्व कराओगे यूट्यूब पे मैथ्स का? खुद से सॉल्व करें तो उसका करेक्ट वे क्या है? एमटीपी सॉल्व करवाने वाली चीज़ नहीं है, एमटीपी आपको अटेम्प्ट करना है खुद से 2 घंटे बैठ के। रही बात एमटीपी के कुछ चुनिंदा सवाल, तो उसके लिए आप अनअकैडमी प्लस के अंदर एमटीपी बैच में आइए। टोटल 10 चैप्टर्स बाकी है मैथ्स और इसके, एमटीपी आरटीपी प्रैक्टिस भी करना है। रेगुलर लेक्चर देखूँ या रिवीजन करूँ? तेरे 10 चैप्टर बाकी हैं 18 में से, तो रिवीजन किस चीज़ का करेगा? पहले विजन तो कर ले, कम से कम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को कंप्लीट तो कर ले। ऐसी चीज़ का रिवीजन मत करो जो आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी है। अगर आप ये सोच के रिवीजन लेक्चर देख लेते हो कि ये चैप्टर छोड़ दिया था, रिवीजन में देख लूंगा, नहीं होता भाई, नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एबीसी एनालिसिस देखो, अभी से पढ़ाई शुरू करके क्लियर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, गलत है, गलत है। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कितने घंटे पढ़ूं? जितने मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो पढ़ो। तुम्हें किसी और चीज़, तुम्हें कोई बिजनेस कर रहे हो क्या? तुम कोई शॉप चला रहे हो? नहीं ना। तो जितना मैक्सिमम टाइम है तुम्हारा, अगर मेन टारगेट यही है अभी की सीए फाउंडेशन निकालना 2 महीने के अंदर, तो कुछ और फालतू चीज़ मत करो। अपने बेसिक रूटीन को छोड़ के बाकी सारा टाइम पढ़ने में दो, और 6-7 घंटे की स्लीप लो, एक आधा घंटा तुम्हारा फिजिकल एक्सरसाइज में दो। ऐसा रूटीन बनाओ, अपने आप सब कुछ बढ़िया होगा। मेरा प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, स्पेशल सीरीज आएगी प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल के लिए। और क्या क्या करना चाहिए सारे सब्जेक्ट के लिए, और स्पेशली फॉर लॉ के बारे में मैं गाइड नहीं करूंगा। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं, आप लॉ के लिए गाइड वहाँ से ले सकते हो। रिवीजन का टेंशन मत लो, सेल्फ रिवीजन करना चालू करो। जहाँ पर अटक रहे हो रिवीजन लेक्चर को लो, रिवीजन लेक्चर में डिपेंडेंट मत हो जाओ, रिवीजन लेक्चर को एज अ सपोर्टिंग टूल लो, दैट्स इट।
चलिए सर, इसके साथ जो भी मैंने 100 कमेंट्स आप लोगों के लिए थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोगों के कॉमन कमेंट्स भी हैं, विद इन द सेम 100 कमेंट्स देयर आर सो मेनी कॉमन कमेंट्स, तो इसका मतलब ये काफ़ी सारे बच्चों के कॉमन डाउट्स हैं, तो इसको मैं FAQs नाम बिल्कुल दे सकता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है जी, चलिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते जाते मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब आप लोग CA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दे दोगे और CA इंटरमीडिएट में आओगे तो CA इंटरमीडिएट के लिए भी आपकी बाहुबली टीम आपके लिए खड़ी रहेगी, रेडी रहेगी वार्म अप बैच के साथ, उसके बाद मेन बैच के साथ। और उसके लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी की इस वेबसाइट पर आइए unacademy.com, जहाँ पर आप जाके CA एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप May 23 में फाउंडेशन देने वाले हो तो आप CA फाउंडेशन में जाइए, अगर आप इंटरमीडिएट देने वाले हो तो इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी कैटेगरी आपको क्लिक करनी है वहाँ पर क्लिक करिए, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप उसके होम पेज में पहुंचोगे आपको ये ग्रीन बटन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन का। 3 ऑफरिंग्स होती हैं अनअकैडमी प्लस, जिसके अंदर अनलिमिटेड क्लास, किसी भी टीचर से पढ़ने का मौका, लाइव और रिकॉर्डेड बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आप देख सकते हो, एक से ज़्यादा बैचेस को एनरोल कर सकते हो। यही सारी चीज़ें आइकॉनिक में आएंगी, इंक्लूडिंग लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मैट एंड डाउट सॉल्विंग। और फिर आपके पास आता है लाइट के अंदर आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज। तो अगर मान लीजिए आप CA इंटरमीडिएट का, मेरे हिसाब से अभी आपके लिए बेस्ट होगा CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो, और वो भी 18 या 24 मंथ्स का। फॉर एग्जाम्पल मैं 18 मंथ्स को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना कोड अप्लाई करता हूँ CA प्रणव, CAPRANAV, और उसके बाद यहाँ अप्लाई करने के बाद मैं जाता हूँ प्रोसीड टू पे में। ये आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है, लेकिन आगे जाके आप इसमें फाउंडेशन भी ऐड कर सकते हो सिर्फ 4000 रुपये में। तो 40,000 रुपीज़ में आपको फाउंडेशन और इंटर दोनों का 2 ईयर का अराउंड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 18 मंथ्स, 1.5 साल का। दैट विल बी इनफ। ठीक है, तो और अगर आपका अटेम्प्ट अगला CA फाउंडेशन है तो फिर आपको 24 मंथ्स मिनिमम लेना चाहिए। और अगर आप अकेले फाउंडेशन और अकेला इंटरमीडिएट लेना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आप ले सकते हैं। और कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, माई कोड इज CAPRANAV, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप मैं आप लोगों की क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर पाया। और भी जो क्वेरीज़ हैं वो जनरली बिल्कुल कॉमन क्वेरीज़ हैं, इसलिए मैंने उनको वापस नहीं लिया। 100 कमेंट्स मैंने लिए हैं और अब आप अपनी पढ़ाई में जुड़ जाइए। अब बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछना, कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने बहुत सारे प्लानिंग्स दे दिए आपको। मास्टर प्लान का वीडियो देखिए, आपकी सारी क्वेरीज वैसे भी दूर हो जाएंगी। उसके बाद वापस से फिर उलझिए मत, एक बार सेट हो जाइए, फिर कंसिस्टेंसी फॉलो करके 1 महीने में एकदम डिसिप्लिन रूटीन, बिल्कुल टाइम वेस्टेज नहीं होना है, फ़ोन का यूज़ कम से कम, और DND का यूज़ कर करके आप अच्छे तरीके से अपना आउटपुट दीजिए। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू ऑल एंड लेट्स क्रैक इट।